सिंधी में कहते हैं छुटल कारतूस। एक तो नाअहल, और नाअहल भी किस वजह से हुआ? लाड़काना वाला। वो बुजुर्ग थे, मैं उनकी इज्जत करता था, बहुत इज्जत करता था खोड़ो साहब की, लेकिन जब उनको कल वजीर आजम पाकिस्तान को और गवर्नर सिंध के खिलाफ झूठ बोलते हुए, अरे भाई अगर आप रमजान शरीफ में मूड में होते हो तो हमारा तो कसूर नहीं है ना। ये शर्म आनी चाहिए कि रमजान शरीफ में भी उनकी आंखें देखो और बात कर रहे हैं तालीम की, पीछे अलमारियों को ताले लगे हुए जहां बात कर रहे थे। ये यूनिवर्सिटीज को संभालते हैं। तो ये चले हुए कारतूस, एक हैदराबाद में नींद से जागते हैं और जो दिल करे माजरत के साथ वही बोलना शुरू कर देते हैं, बेपर की हाँकना शुरू कर देते हैं। और दूसरे निसार खोड़ो साहब, जो शख्स नाअहल हो और वो भी झूठ पे, छुपाने पे, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि हम इतने घटिया नहीं हैं कि कुछ छुपाने पे नाअहल होने वाला एक छुटल कारतूस, एक चला हुआ कारतूस कल हमारे वजीर आजम के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल करता है, घटिया जबान इस्तेमाल करता है। और दूसरी बात, चानियो साहब भी, उनकी भी नौकरी इसी के ऊपर चल रही है, जो पता होता नहीं है हाँकनी शुरू कर देते हैं। मैं उस पर कहता हूं कि इन लोगों को अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और जिस अंदाज से गवर्नर सिंध के खिलाफ एक बात का बतंगड़ बनाया, मैं आपको बताना चाहता हूं वो बात है ही नहीं। आज टीवी के नुमाइंदे खावर हुसैन यहां मौजूद हैं। अभी मैंने इससे पहले भी और मैं अभी पूछूंगा इनसे, आज हमने कल से मांग रहे हैं कि भाई अगर गवर्नर सिंध ने कोई अल्फाज कहे तो वीडियो होगी ना, कोई वीडियो होगी, कहीं कोई अल्फाज अदा किए होंगे। गवर्नर सिंध के अल्फाज हैं, गवर्नर सिंध ने बात की समा टीवी से और दुनिया का इमरान खान के साथ। दुनिया का इमरान खान साहब के क्लिप हमने देखा है, उस पर उन्होंने कहा कि जी मैं अपने आप को ब्लेम करता हूं। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुझे इन गरीब मुस्तहिक मिस्कीन लोग जिनका हक कुछ लोग खा रहे थे, मैं तफसील उसकी आगे जाके बताऊंगा, उसकी वजह से मुझे जाना पड़ा और शायद मैं फासला नहीं रख सका। उन्होंने कहा एक बड़ेपन का सबूत दिया एक शख्स जो इस वक्त कोरोना जैसे मूजी मर्ज से मुकाबला कर रहा हो, गवर्नर सिंध इमरान खान का एक सच्चा ट्रेंड सिपाही। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को ब्लेम करता हूं। तो कोड़ो साहब आपको शर्म आनी चाहिए थी। चांडियो साहब आप दोनों बुजुर्ग हैं मुझसे, मैं आप लोगों को, लेकिन मैं कहूंगा, मैं तमीज में कह रहा हूं कि आपको शर्म आनी चाहिए थी। थोड़ी सी हया कर लेते आप कि पहले तस्दीक तो कर लेते। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है। और उसके बाद मैं अक्सर कहता हूं कि जी किसी ने कहा कि जी कुत्ता कान ले गया, कान को देखा नहीं, कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ी। ये वो लोग जिन्होंने तस्दीक नहीं की। पीपल्स पार्टी को तो पता था, उन्होंने तो मैनेज किया। हम कल से वीडियो डिमांड कर रहे हैं, बताओ गवर्नर सिंध की वीडियो अगर कोई है, अगर नहीं है तो निसार खोड़ो साहब को मुर्गा बन के 10 उठक बैठक लगानी चाहिए मीडिया के सामने। उन्होंने मीडिया को, और मैं खावर हुसैन साहब मौजूद है, मैं उनसे सवाल करता हूं, मुझे बताइए आज टीवी पे जो टिकर्स हैं क्या उसकी कोई वीडियो मौजूद है आपके पास? ये खावर हुसैन साहब मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने भी कहा है कि आज टीवी से भी जब सवाल हुआ तो आज टीवी ने कहा है कि भाई ये वीडियो तो चली नहीं है। इसका मतलब है कि ड्रामेबाजी, इनको अपने पेड, कुछ इन्होंने अपने पेजेस बनाए हुए हैं, कुछ इन्होंने अपना डिजिटल मीडिया बनाया हुआ है। पीपल्स पार्टी परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ इल्जाम तराशियां, झूठ और अपने ये छुटल कारतूस इन्होंने पाले होते हैं। तो मैं कहता हूं निसार खोड़ो साहब को 10 उठक बैठक कान पकड़ कर लगानी चाहिए। और वो जो हैदराबाद में बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी लग रहा है तबीयत नासाज है, उनको भी मुर्गा बन के अपनी माफी मांगनी चाहिए और उनको भी उठक बैठक लगानी चाहिए। मैं और कोई नहीं कह सकता गंदे अल्फाज, मैं कह सकता हूं कि आपने कल शाम से हैजान पैदा कर दिया। वजीर आजम एक अजीम वजीर आजम, जिसको पूरी दुनिया उम्मत मुस्लिमा के साथ पूरी दुनिया का अजीम वजीर आजम है, जिसने इस वक्त में, इमरान खान ने इस वक्त में एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों को तनहा नहीं छोड़ा है। इमरान खान वो वजीर आजम है कि जिसने सबसे पहले 1200 अरब का पैकेज लेकर आया। इमरान खान वो वजीर आजम है जिसने गरीबों के लिए 144 अरब रुपए रख दिए और अभी 75 अरब रुपए और रख दिए गए हैं जो लेबर बेरोजगार होंगे उनके लिए। 3-3 माह की बिजली के बिल सरकार अदा करेगी अगर जो कारोबार शुरू करना चाहेगा। सिंध हुकूमत को दिए जाने में सबसे पहले $1 करोड़ सिंध हुकूमत को IMF वाले दिए कि जाओ काम करो। PPEs, अस्पतालों के सामान, तमाम 202 अस्पतालों के सारे सामान सिंध हुकूमत को फेडरल गवर्नमेंट ने मुहैया किए।
कल बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कहूंगा, हम ट्रेंड लोग हैं अपनी पार्टी के, हम किसी जमात के कायद के लिए घटिया जमात इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं कहता हूं भुट्टो साहब ये किधर है, ये काविश, केटीएन, सिंध टीवी, टाइम न्यूज, अब इनसे बात करो ना यार, अपनी लोगों से बात करो सिंधी जबान में। तुम बीबीसी में बात कर रहे हो तो अंग्रेजी में पता नहीं किसी को, बीबीसी में कोई तुम्हारे पास वो बेचारा खुद बेचारा अभी क्वारंटाइन से निकल के आया वजीर आजम, वहां का वजीर आजम ब्रिटिश का, आप बीबीसी से बात करके पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। आप बात करें, जाएं केटीएन को, टाइम को, सिंध टीवी को बुलाएं, इनसे बात करें, सिंध के अवाम को देखें तो सही, तो आपको पता चले कि सिंध में किया क्या है आपने। बीबीसी पे बात करके बिलावल भुट्टो, बिलावल जरदारी पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बिलावल साहब, बाहर तो निकलो यार, आप तो नौजवान हैं माशाल्लाह, यंग है माशाल्लाह, आपकी इम्यून सिस्टम भी हाई होकर निकले, अपने लोगों से जाके मिले, पूछे किसको राशन मिला, किसका इलाज हुआ, किसके घर में भूख है, किसके घर में परेशानी है, किसके घर में बीमारी है, पूछे ना, निकलिए। और ये जो वजीर आला साहब आपने माशाल्लाह जबरदस्त एक्टर, मैं कहता हूँ इससे बड़ा एक्टर मैंने नहीं देखा, इनको तो इसके बाद मुस्तकबिल ताबनाक है वजीर आला सिंध का। मैं समझता हूँ ये बेहतरीन फिल्मों में काम कर सकते हैं, ड्रामों में काम कर सकते हैं, कहीं हाथ जोड़ के, कहीं आंसू बहा के। अरे निकलिए तो सही, आप ही निकल पड़िए, एक दिन जहाज में थक कर जाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, जाओ और इन लोगों को ये जो हल्कों से भागे हुए, हल्के छोड़ के भगोड़े एमपी एमएनएस, पीपल पार्टी के भगोड़े भागे एमपी एमएनएस जेके निकतल हल्कन में भजिया पुछोस वञे कि राशन ॾिनो आहे, कुछ मिलियो आहे, बीमार आहे, ठीक आहे, खैरियत में आहे, एमपी एमएनएस पीपल पार्टी के भगोड़े। हम भी इंसान हैं, हमें भी अपने बच्चे प्यारे हैं, हम भी अपने खानदान को प्यारे हैं, हमें भी हमारे दोस्त प्यारे हैं, अपने दोस्त अहबाब को हम भी प्यारे हैं। हमारे पास कोई कोरोना फ्री बॉडी नहीं है हमारी, हम इसलिए निकलते हैं। रात को देखते हुए हमारे सारे एमपी एमएनए, इन्होंने हजारों, आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने सिंध हुकूमत से ज्यादा राशन इन्होंने बांट दिया होगा अपने तौर पे, ऐसे लोग भी हैं। मैं कहता हूँ चैलेंज कर दो आफ्ताब सिद्दीकी बामुकाबला मुराद अली शाह, ज्यादा राशन आफ्ताब सिद्दीकी साबित करेंगे। वजीर आला ने तो खा गया, सारा पैसा खा गए, राशन के अरबों रुपए खा गए। ना इनका पेट भरता है, ना इनका पेट फटता है। मैं कहता हूँ अपने एमपी एमएनएस को भेजें अवाम में, चेक करें अवाम क्या कहती है। मैं मिलकर आया हूँ, हम जाते थे 12,000 वाले सेंटर में, पैसे मिले, वो कहते थे पैसे तो मिल गए, राशन नहीं मिला। हम कहते हैं राशन क्यों नहीं मिला, कहने कैसे पता दिनों ही कौन दिया ही नहीं। मैं कहता हूँ जो राशन इस वक्त में भी राशन खाएंगे, और कभी अगर फोटो सेशन के लिए राशन दिया भी, अगर फोटो सेशन के लिए दिया भी 10 साल पुराना कीड़े ज़ुदा, वो नाम जो खुद ही इन्होंने जाना, इन्होंने पढ़ा, मतलब अगर कहीं दिया भी तो सड़ा हुआ राशन। आपने सिंध के लोगों को क्या दिया। और मैं बात चाहूंगा, आजकल दौर चल रहा है नादिर शाही फरमानों का और नादिर शाही ऑर्डिनेंसेस का। नादिर शाही फरमान पिछले दिनों जारी हुए थे कि भाई मोटरसाइकिल पे जो निकले डबल सवारी का बंद कर दो इसको। अगर बेचारा कोई डबल सवारी पे निकलता था, उसको उठा के मोबाइल में डालते थे, बेचारे पुलिस वाले भी परेशान, उनको भी 4 लोग होते थे, 5 और घुसेड़ देते थे, पुलिस वालों को भी कोरोना लगवा ली और उनको भी लगवा दी, ले जाके थाने में बंद कर दिया, उसके बाद जेल भिजवा दिया, कोर्ट में गए, लंबी एक रस्सी में बांध के 100 लोगों को लेकर गए। ये कोरोना इन्होंने खुद फैलाया आप लोगों ने। कोई मजबूरी में निकलता कोई नहीं, जिसके घर में पेट में हो ना, आपका भरा हुआ पेट, जैसे आप सीमाओं से बाहर नहीं निकलते, कोई पेट भरा हुआ बाहर नहीं निकलता, आप सबके पेट भरे हुए हैं। कोई अपने दमना मिनिस्टर घर से निकले, ना सीएम अपने ऑफिस से निकले, गरीब अपने बच्चों की रोजगार के लिए, उसकी रोटी के लिए, उसके दाने के लिए, उसके सालन के लिए बाहर निकलता है, उसको आपने पकड़ना शुरू किया। फिर एक और नादिर शाही फरमान आया, खवातीन को भी बंद कर दो, खवातीन को साथ भी मोटरसाइकिल हो तो इजाजत नहीं है, मरीज को भी इजाजत नहीं है। अगर कोई खातून मरीज है तो कहाँ जाए। अब जी ऑर्डिनेंस आ रहा है, वाह क्या कहने हैं, मतलब पराये माल पे अपनी बादशाही। ऑर्डिनेंस में फरमाते हैं कि बिजली का बिल कम कर दो, छूट दे दो बिजली का बिल। भाई किसने देनी है, वफाकी हुकूमत ने, आपकी जेब से क्या गया, अंगूठो। गैस के बिल में छूट दे दी हमने, अरे भाई तुम्हारे पास से क्या गया, क्या तुमने सब्सिडी दी। 15,000 अरब रुपए पिछले 12 साल में इनके पास आए हैं, 15,000 अरब। गैस के बिल छोड़ दिया भाई तुम्हारा। अब मैं आफ्ताब भाई का टोपी लेके आपके हवाले कर दूं,
इनका इमरान भाई का, आफ्ताब भाई की चश्मा लेके आपका, मेरा क्या जाए? अपना चश्मा दूं, अपनी बास्केट दूं, अपना कुछ दूं ना। भाई गैस छोड़ दिया, बिजली छोड़ दी, उसके बाद एक और चीज, किराएदार किराया ना दे, मतलब इसका मतलब है मालिक मकान से लड़ जाए। मैं कहता हूं बिल्कुल किराएदारों को छूट मिलनी चाहिए, लेकिन मालिक मकान को सब्सिडी दे दे। ये चाहते हैं कि किराएदार और मालिक मकान आपस में तस्तो गिरबा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। आपकी जेब से क्या गया तो मालिक मकान की जेब से गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी फैक्ट्री से कोई किसी मजदूर को ना निकाले। बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्या फैक्ट्री वालों को बेनिफिट, आपने कोई सब्सिडी दी, उनको कोई बेनिफिट दिया? मतलब उनको भी लड़ा दिया आपने। हाजिर को अजीर से, मजदूर को मालिक से, दनादन मस्त कलंदर लग जाओ। आपने शर फैलाया। मुराद अली शाह साहब, ये ऑर्डिनेंस जो आप ला रहे हैं, ये शर फैलाने के लिए शर। और माफ क्या किया? हातम ताई की कब्र पे लात मार दी, पानी का बिल माफ कर दिया। जो वैसे 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए आता है, पानी का बिल कितना ज्यादा आता है। पानी का बिल आगे कर दिया आपने वाटर बोर्ड का। और उसके अलावा जुर्माने लेंगे 10-10 लाख रुपए। कोरोना का मरीज अगर किसी को हाथ लगा दिया तो 2 से 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक पहले बेचारे के घर में परेशानी, पहले बेचारा मुसीबत में, कोई खुद से नहीं निकलता। शाह साहब, ये आप जैसे पेट भरे लोगों का काम है कि घर से बाहर निकले, कोई खुशी से नहीं निकलता। आपने कहा कि जी कोरोना का मरीज किसी के जाएगा, उसको 10 लाख जुर्माना 2 से। और ये SOPs तहकीकात हो रही ना FIA के अंदर, बड़े बड़े पर्दा नशीन बेनकाब होंगे। मेरा नाम भी लिखा है, अभी देखिएगा क्या कुछ निकलता है इसके अंदर। बड़े बड़े ये SOPs के नाम पे भत्ते स्टार्ट, धंधा स्टार्ट, दुकानदार। अब SOPs इन्होंने लॉकडाउन, इन्होंने लॉकडाउन था, मईशियत को लॉकडाउन कर दिया इन्होंने। सिंध हुकूमत ने हमारी मईशियत को लॉकडाउन कर दिया और तो कुछ नहीं हुआ। पूरे सिंध में चलिए जहां चलिए, लॉकडाउन पे कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। और उसके बाद तो ऑर्डिनेंस, मैं समझता हूं कि इसके अंदर ऑर्डिनेंस नहीं होने चाहिए जिसका कोई बेहतर रिजल्ट ना आए। राशन, 3 रोज पहले मोहतरम सईद गनी साहब फरमाते कि हमने राशन देना बंद कर दिया। अरे भाई सईद भाई, वजीर आला साहब, जरा बताओ तो सही, शुरू कब किया था? राशन अगर बंद कर दिया तो शुरू कब किया था? चवंदा राशन असा बंद करे छॾियो। बाबा शुरू करे कयो, बुधायो तो सही, के दिनों केर खाइयो, के सप्लाई कयो। राशन बंद कर दिया। पहले फरमाते हैं कि जी हमने, आपको पता होगा 20 लाख का इन्होंने ऐलान किया था 22 मार्च को। 20 लाख को तो क्या देते, कहा 3.5 लाख को दे। परसों सईद गनी साहब फरमाते 15 लाख को मिल गया। भाई 1500 लोग मुझे सिंध में बता दो, शनाख्ती कार्ड नहीं, वो तो आपका सिस्टम है, जिसने चाहे वो तो आप पूरे 6 करोड़ शनाख्ती कार्ड भी दिखा सकते हो, आप हाथ की सफाई आपको आती है। 1500 लोग सिंध में बता दो, गरीब लोग जिनको साफ सुथरा राशन मिला हो। तो राशन का भी ड्रामा बेनकाब हो गया। अरबों रुपए राशन के अंदर ये लोग खा गए हैं। रात के अंधेरे में ये लोग फबा गए हैं। रात के अंधेरे में इन्होंने, गरीब आवाम आज भी भूखी है, प्यासी है, घर में उसके राशन नहीं है। सिंध हुकूमत उनसे बिल्कुल परेशान है। अब आते हैं हॉस्पिटल्स। जब इन्होंने लॉकडाउन किया था, हमसे इन्होंने वादा किया था मीटिंग के अंदर, लॉकडाउन वाले फैसले में ये नाचीज भी साथ था, फिरदौस भाई भी साथ थे, गवर्नर साहब को भी ऑन बोर्ड लिया था। इन्होंने कहा था हम हर हॉस्पिटल में, मतलब कोई मरीज होगा कॉल करेगा, घर पे जाके टेस्ट लेंगे। दीगर कोई कोरोना का मरीज होगा उसका भी टेस्ट लेंगे, मरीजों को इलाज करेंगे, एम्बुलेंस देंगे। हॉस्पिटल सूरत हाल ये है, जिना हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 23, थैंक यू समा टीवी ने जो ये 3 रोज पहले सोशल मीडिया पे वीडियो आई तो कोई मानने को तैयार नहीं था। कह रहे थे ये पंजाब है, KP है, ये है, वो है। अरे भाई 18वीं तरमीम में तोहफे में मिलने वाले अस्पताल हैं, सिविल, जिना, ये सारे, जिनको आप बोलते तो नहीं थकते हो। वार्ड नंबर 23 से एक नौजवान 3री मंजिल से छलांग लगा देता है, इसलिए कि उनको कैद कर, लाशों को, डेड बॉडीज और मरीज एक साथ बंद पड़े हैं। शर्म होनी चाहिए। कहाँ है आपकी हेल्थ के जिम्मेदारान? लाशें और मरीज इस जिना अस्पताल के वार्ड नंबर 23 में एक साथ बंद, इलाज करने वाला कोई नहीं, दवाई देने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं। और इसी दौरान एक मरीज 3री मंजिल पे जाके छलांग लगा देता है। मैं कहता हूं इसके कत्ल का मुकदमा उन जिम्मेदारों के खिलाफ बनना चाहिए जिन्होंने जिना हॉस्पिटल को मकतल गाह बना दिया। बातें बड़ी करते हो,
बातें बड़ी करते हो, हमने लड़ना है, हमने ये करना है, हमने ऐसा हो गया, सारे देर खौफ फैला के। मुराद अली शाह लेना क्या चाहते हो? मैं पहले हेल्थ को फिर मुझे बताना चाहता हूँ, मुझे एक बदबू आती है मुराद अली शाह की सारी कैंपेन में। पीपल्स पार्टी हमारी हुकूमत को नाकाम करने के चक्कर में खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नाकाम करना चाहती है। वो चाहती है हमारी मईशत तबाह हो जाए, इमरान खान फेल हो जाए, और उसके बाद एक ही ये मॉडल पीस बच जाए जिसको कहेंगे ये देखो हमारे पास फ्रेश पीस है, इसको बना लो कहीं। वो दिन नहीं आने के, एक साजिश के तहत। चूंकि कराची माशी हब है, मैं बड़ी बात करने जा रहा हूँ आपसे। कराची माशी हब है, इस सूबा सिंध से जिसका हेडक्वार्टर कराची है, पूरा पाकिस्तान चलता है। कराची को जाम करके पाकिस्तान को जाम करने की कोशिश की थी सिंध हुकूमत ने। वो तक सलाम है मेरे कप्तान को, सलाम है वजीर आजम पाकिस्तान ने, जिसने देख लिया दूर से और बिजनेस कम्युनिटी को बहुत वो दिए, पैकेजेस दिए 1200 अरब का कि जी जाओ बंदों को नौकरी से ना निकालो, हम आपको लोन दे देते हैं, जाए आपको क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन खोलें, आपको हम पैसे देते हैं, हर बेनिफिट। नहीं तो ये कराची के जरिए पूरे पाकिस्तान को जाम करना चाह रहे थे। इमरान खान को नाकाम करते करते इन्हें लोगों की मौत की परवाह। इमरान खान को नाकाम करने के लिए ये जो ड्रामा किया, ये जो शोर मचाया मुराद अली शाह ने पहले दिन से, हाय 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 400 लोग मर गए। अच्छा पोस्टमार्टम होता नहीं तो कहता फेफड़े कोरोना जैसे हैं। मुराद अली शाह साहब अंदर घुसे थे कि इंसान क्या, कि आप ये भी बता दिया 400 लोग मर गए। मतलब एक दिन कहा कि पूरी दुनिया से ज्यादा हमारे जो है वो क्या कहना चाहिए मरीज रेशो सबसे ज्यादा आ गई, फिर कहा 400 लोग मर गए। हॉस्पिटल जिना अस्पताल का मैंने बताया, सिविल हॉस्पिटल में महा जमशेद खान नामी बच्ची 26 साल लड़की, मर्दों को वार्ड में डाल दिया, मर्दों के साथ। उसकी भी रिपोर्ट चली है, ये रहा 92 ने जाके क्लियर किया। भाई हमें तो इज्जत बचाने के लिए आप लोगों का सहारा लेना पड़ता है, इन कैमरों का और आप साफियों का। हमें तो 2 मिनट में झूठा कहते हैं। उन्होंने कहा ये हलीम आदिल ने केपी की वीडियो डाल दी। 92 ने जाके बताया कि जी ये तो कराची की खातून है, मर्दों में रखा हुआ था। उसके बाद अस्पताल में हैदराबाद में साईं चांडियो साहब चिराग तले अंधेरा, इल्जाम तो लगा रहे तुम्हारी अपनी कौम के, तुम्हारे जानने वाले हैदराबाद के 2 चांडियो भाई, एक को हार्ट अटैक होता है, दूसरा लेके अस्पताल जाता है। वहां जाते कहते हैं तुम्हें तो कोरोना शक्ल से लग रहा है। बेचारों को दोनों को, तीमारदार को और बीमार को सिविल अस्पताल के वार्ड में डाल देते हैं। वो 2 रोज चीखता रहता है, मदद के लिए पुकारता रहता है, लेकिन उसको हार्ट फेल हो जाता है, मर जाता है एक चांडियो नौजवान। बाद में उसकी रिपोर्ट आती है नेगेटिव होती है। मैं कहता हूँ डूब नहीं मरना चाहिए आपको। सिर्फ 3 अस्पताल बताए पूरे सिंध का हाल बताइए, आपकी सेहत का हाल। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा ऑनलाइन ये नया ड्रामा बना लिया, ऑनलाइन बिजनेस होगा। पकौड़े वाला का ऑनलाइन अकाउंट खुला हुआ होगा, ठेले वाले का सब्जी कद्दू चाहिए ऑनलाइन मसूमर साहब कॉल करेंगे, पकौड़ा चाहिए साईं हमारे जो है वो उसको ऑनलाइन उसको अपील भिजवाएंगे, वो रिक्वेस्ट भेजेंगे। ऑनलाइन बिजनेस, गरीब दुकानदार छोटी छोटी दुकानों वाले उनके ऑनलाइन किधर है? आपने ड्रामा बना दिया कि हमने ऑनलाइन, किधर है वो बेचारे अतीक मीर साहब, प्राचा साहब, पूनावाला साहब, वो सब लोग शोर मचा रहे हैं। और वो रिजवान कि जी हमारे पास तो फायदा नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान कैसे ऑनलाइन खुलेगी? बाकी वो कहीं परवाह नहीं है उसकी कि मुर्गे लड़ने हैं तो लड़वा लो। ऑनलाइन के नाम पे एक ड्रामा शुरू किया, ढकोसला स्टार्ट किया। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कराची शहर के इन्होंने, हैदराबाद के लाड़कान शहरी इलाकों के हजारों नौजवानों को इन्होंने FIRs काट के क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया उनका। हजारों नौजवानों का इस परेशानी के हाल में, भूख में, बदहाली में, परेशानी में जब वो निकले तो उन्हें मुलजिम बना दिया गया। तो मैं समझता हूं कि ये दुश्मनी की गई है। और जो भत्तेबाजी की खबरें चल रही हैं क्यों हमें सच लगती हैं? इसलिए कि आपका रिकॉर्ड ऐसा है। आपने इस शहर में लियारी गैंगवार बनाई, आपने इस शहर में लोगों को लियारी गैंगवार के जरिए जो कुछ किया, और आपके लीडर्स जाके उसके बाद बैठते देते रहे। इसलिए हमें पू आती है कि ये जो बेचारा वो तब्बा साहब को बंद कर दिया, हमाद पूना वाला को गिरफ्तार कर लिया, फैक्ट्री ओनर्स को आपने गिरफ्तारियां कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ आपके अगर जिना अस्पताल में ये नौजवान मर गया, क्या किसी जिम्मेदार को, किसी मिनिस्टर को, किसी सेक्रेटरी को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? क्या ये जो जिस अंदाज से लोगों ने छलांगे लगा लगा के अपनी बेचारे जानों से चले गए, क्या उन्हें गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? दूसरी जानिब में आता हूँ, एक तरफ सिंध हुकूमत की नाअहली, इन्होंने अभी तक 1 रुपए आउटसाइड दी बजट जाकर खर्च नहीं किया।
الٹے ہمارے پیسے, ہماری تنخواہوں کے پیسے, اپنے ایم پی ایچ کی تنخواہوں کے پیسے, افسران کی تنخواہوں کے پیسے سارے ہڑپ کر گئے. 3-4 ارب جو تنخواہوں سے امداد کوئی نہیں دے رہا ان کو, وہ امداد تو چابی دے کے لے رہے ہیں لوگوں سے. تھوڑے بہت کسی نے کوئی اعتماد نہیں کر رہا ان کے اوپر. امداد وہ دیتا ہے, ڈونیشن وہ دیتا ہے جب پتا ہو عمران خان جیسا لیڈر پیچھے کھڑا ہوا ہے. آپ کو کون دے گا؟ آپ تو گندا راشن دے رہے ہو, راشن دے نہیں رہے ہو. میں کہنا چاہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے 1200 ارب کا پیکج ایک دیا. سندھ کو اسٹارٹ میں آئی ایم ایف کے ذریعے $1 کروڑ دیے, 1.5 ارب روپے بنتے ہیں. 144 ارب روپے عمران خان نے غریبوں کو دیا, اور ابھی 70 ارب اور شروع ہونے والے ہیں. جو لیبر جو بے روزگار ہو رہے ہیں, 70 ارب, 144 ارب اور 70 ارب, یہ ہو گئے سر کتنے؟ میرا میتھ ٹھیک ہے ذرا, 144 اور 70 تقریباً 200 ارب سے زیادہ غریبوں کو ملیں گے 12 ہزار روپے کر کے. اور اس کے بعد میں کہنا چاہوں گا کہ وزیر عمران اسماعیل کیوں گئے؟ اب ایک سوال ہر شخص کا سوال ہے کہ عمران اسماعیل احساس سینٹرز میں کیوں گئے؟ میں بھی 3 دن رہ کر آیا ہوں. ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے راشن نہیں دیا اور لوگوں نے ان کو کیا کہنا ہے, جو کہتے ہیں نا کہ تھک بجو کرنا شروع کرو, جب ان کی ذرا خیریت پوچھنی شروع کی تو ان کا تو پھر انہوں نے کچھ صابنوں کے بچوں صابن تھے, اس پہ 10 لوگوں نے تصویریں بنوائی. اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے دیکھا 144 ارب میں 34 ارب روپے سندھ میں آنے ہیں, 34 بلین. انہوں نے کہا یہ اس کو پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں دیا جائے, ہم بانٹتے ہیں اس پہ جا کر. اس میں ایس او پی بنی. میں آپ کو آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ذمہ دار کس کی ہے. ایس او پی کے اندر 3 ڈپارٹمنٹ تھے چاند بھائی. ایک سب سے پہلے تھا جو احساس ڈپارٹمنٹ ہے, ثانیہ نشتر, ان کا کام کیا تھا کہ وہ 12 ہزار روپے کا اس کو بینیفیشری کو تلاش کریں گے, رجسٹر کریں گے, اس کے نام کے اوپر یو سی وائز بھجوائیں گے. بینک کا کام یہ تھا کہ بینک ان ڈیوائسز کے ذریعے انشور کرے گا کہ کیش موجود ہو اور ان کے ڈیوائسز لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں. اب میں جواب دیتا ہوں, اس کا جواب یہ سارے پوری ٹیم ہے ان کی, ڈس انفارمیشن سیل جو ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا, مجھے جواب دے. کیا یہ سندھ حکومت نے لکھت میں طے نہیں ہوا ایس او پی نہیں ہے کہ سینٹرز الاٹ کرنا ڈی سی کی ذمہ داری؟ ڈی سی مینس سندھ حکومت. سوشل ڈسٹینسنگ کرانا ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری, ڈپٹی کمشنر مینس سندھ حکومت. وزیر اعلیٰ میں نہیں ہوں, مراد علی شاہ. سندھ حکومت کی ذمہ داری سوشل ڈسٹینسنگ کرانا, لائنیں لگوانا, رش کم. جو الزام یہ ہم پہ لگاتے ہیں, مراد علی شاہ صاحب آپ نے بڑے اس دن کہا پیسے دو کنونا نہ دو. اگر آپ کو پتا ہوتا نا یہ 12,000 سے غریب کا گھر چلتا ہے تو آپ یہ نہ کہتے. ہم نے دیے پیسے, وزیر اعظم عمران خان کی وفاقی حکومت نے دیے پیسے, بلاول بھٹو کی سندھ حکومت نے دیا کرونا. احساس سینٹرز پہ اگر لائنیں نہیں لگوائی, ذمہ دار بلاول بھٹو کی سندھ حکومت ہے. احساس سینٹرز پہ اگر سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوئی, ذمہ دار بلاول بھٹو کی حکومت سندھ حکومت ہے. عمران خان نے تو اربوں روپے بھجوا دیے, عمران خان نے کام کر دیا. سندھ حکومت کی تھی, ڈیوائڈ تھا. حبیب بینک کا اپنا کام تھا, احساس کا اپنا کام تھا, سندھ حکومت کا اپنا. سندھ حکومت اپنا کام نہیں کیا. اور ہمیں پتا چلا پیپلز پارٹی نے اپنے بینر لگا کر, اپنے جالے کھڑے کر کے ان غریب 12 ہزار والوں سے بھتے لینے شروع کر دیے. وہاں جا کے بینر لگا دیا یہ کہ بابا اچھو آؤ آؤ ہم دے رہے ہیں, اچھو 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 اچھو. ان سے کہیں 2,000, کہیں 3,000, کہیں 1,000, کہیں 500. باقاعدہ جیالہ فنڈ قائم ہو گیا سینٹرز کے اوپر. بھائی پیسے وفاق دے رہی ہے, عمران خان تصویر لگا نہیں رہا, آپ نے کس چکر میں لگایا؟ ان کو لوٹ مار کرنے کے لیے انہوں نے وہاں اپنی دکان لگائی. اور عمران اسماعیل گورنر ہاؤس میں بیٹھ سکتے تھے, کوئی ضرورت نہیں پڑی تھی نکلنے کی, سکون تھا, آئسولیشن بھی تھی, ڈسٹینسنگ بھی تھی. لیکن جب دیکھا کہ میرے سندھ کی بیٹیاں, میری مائیں, میرے بھائی, میرے مزدور, ان کے ساتھ ڈاکو ان پہ چپٹ پڑے ہیں, یہ جیالے ان پہ لپٹ پڑے ہیں ان سے لوٹنے کے لیے, عمران اسماعیل گئے تاکہ غریب کو اس کا حق دلوا سکے. سینٹرز کی, پھر میں بھی 3 دن اندرون سندھ رہا تھا, مختلف سندھ کے مختلف اضلاع میں. ہم نے گئے تو ہم نے سی ایس صاحب اور آئی جی صاحب سے کہا تھا کہ بینر ہٹوائیے. جب عمران خان اور پی ٹی آئی اس کو نہیں کلیم کرنا چاہ رہی ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, غریب کا پیسہ ہے, اس کا حق ہے, جاؤ. آپ بینر کیوں لگا؟ آپ سب نے دیکھا بینر لگا. بینر کیوں لگائے گئے تھے؟ بینر کے نیچے کیمپ لگا تھا, کیمپ کے اندر بھتہ خور بیٹھے تھے, بھتہ خور ہی وہاں سے پیسے لے رہے تھے. عمران اسماعیل حق دلانے کے لیے گئے تھے, فوٹو کھنچوانے کے لیے. ہر روز آپ لوگوں کو بلوایا جا سکتا ہے گورنر ہاؤس میں. میں سمجھتا ہوں سلام عمران اسماعیل, سلام عمران خان,
اور جنہوں نے عمران اسماعیل کے خلاف کل سے بیان بازی کر رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے. اس کا جواب یا وزیر اعلیٰ ہاؤس دے سکتا ہے یا پریزیڈنٹ ہاؤس دے سکتا ہے. ہمیں کیا پتا, ہمیں کچھ نہیں پتا. وزیر اعلیٰ صاحب سے پوچھیے یا صدر صاحب سے پوچھیے, ہمیں کیا پتا بھائی, ہم کس کھیت کی مولی, ہمیں کیا پتا. پہلے تو میں ذرا یہ نثار خورو کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں سندھ کے حقوق کی, جب آپ بات کرتے ہیں کہ سندھ میں تعلیم کی, جب آپ بات کرتے ہیں سندھ میں ہیلتھ سروسز کی, جب آپ بات کرتے ہیں سندھ میں پانی کی اور تمام سروسز کی, تو فوراً جو ہے پیپلز پارٹی سندھ کارڈ پلے کرنا شروع کر دیتی ہے. اگر جس طرح گورنر صاحب گئے اور گورنر صاحب گئے تھے ہمدردی میں لوگوں کے پاس, اور گورنر صاحب کی کوئی ویڈیو بھی سامنے نہیں آئی, تو یہ تو ایک سندھ کارڈ پلے کیا ہے ان لوگوں نے. جب بھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو نا یہ سندھ کارڈ پلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کی پی ٹی آئی پرزور مذمت کرتی ہے اور نثار خورو سے مطالبہ کرتی ہے کہ یہ اپنے الفاظ واپس لیں, کیونکہ آسمان پہ تھوکنے سے آسمان کا کچھ نہیں ہوتا, تھوک اپنے منہ پہ آتا ہے. پرائم منسٹر کو سب جانتے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن کیا ہے, ان کا اسٹیٹس کیا ہے, دنیا میں وہ آج مسلم امہ کے سب سے بڑے لیڈر بن کے ابھرے ہیں, اسی طرح پوری دنیا کو بھی لیڈ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا, لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہمارے بڑے کنسرن ہیں. سب سے پہلے ضرور سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا 26 فروری کو, 17 مارچ کو بلاول بھٹو زرداری اور سی ایم نے پریس کانفرنس کی. آپ سب گواہ, آپ لوگ وہاں پہ تھے سندھ اسمبلی میں, اور وہاں 20 سے 25 لاکھ راشن دینے کی بات ہوئی. کتنا راشن دیا آپ سب کو معلوم ہے. لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہوتا ہے, ساری دنیا میں اگر آپ لاک ڈاؤن دیکھیں, امریکہ میں جہاں 2000 ڈیلی کے لوگ مر رہے ہیں, 59,000 ڈیتھ ٹول ہو چکا ہے, وہاں پہ بھی اس قسم کا لاک ڈاؤن نہیں ہے. ہم نے ڈے ون سے یہ کہا کہ اسمارٹ اینڈ لاجیکل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. اس لاک ڈاؤن کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تمام ادارے بند کر دیں. ہاں, جو بند ہونے چاہیے, پبلک پلیسز بند ہونی چاہیے, سینما بند ہونے چاہیے, شاپنگ مال, اسکول, کالجز, یونیورسٹی, یہ ساری بالکل بند ہونے چاہیے. ہم اس میں ساتھ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاک ڈاؤن کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ہیلتھ فیسلٹیز امپروو کیجئے. ہیلتھ فیسلٹیز کیا امپروو ہوئی ہیں؟ آپ کا او پی ڈی بند پڑے تمام ہاسپٹل میں, 10,000 سے زیادہ سرجری جو ہے وہ کینسل ہو چکی ہیں. عام بیماری جو ہے, جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں ان کو بلڈ کی شارٹیج ہو گئی ہے, جو اور سرجری اور ڈفرنٹ ٹائپ کی جو بیماریاں تھیں اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے. سب سے پہلے تو سندھ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے, کوارنٹین سینٹر عام کامن ہاسپٹل سے نکال کے باہر لے جانے چاہیے. جس طرح سیوک سینٹر میں بنا ہے, سیوک سینٹر کی بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہی تھی کہ 9500 لوگ اس میں ایڈمیٹڈ تھے آج سے 10-15 دن پہلے. آج کا تو ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے. تو ایک تو ہم یہ اس کی مذمت کرنا چاہتے ہیں جو تاجر برادری کے ساتھ کیا, کہ ان کو ہتکڑیاں پہنائی گئی. کیا وہ کرمنل تھے جو آپ نے ہتکڑیاں پہنائی ان کو؟ اگر آپ نے اریسٹ کیا تھا تو آپ بغیر ہتکڑی کے بھی تو لے جا سکتے تھے. تو یہ ایک بڑی زیادتی کی ہے. اسی طرح انڈسٹریلسٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور میں بالکل علیم بھائی کی بات سے متفق ہوں کہ کراچی کی اکانومی کو پیرالائز کیا گیا, اور پیرالائز کرنے کا مقصد ہے کہ آپ نے پاکستان کی اکانومی پیرالائز کر دی. اب میں چاند بھائی کے بات کر جواب دے دوں. جی, اصل جواب دیکھیں, ظاہر ہے میں NA-247 سے میرا تعلق ہے. میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں 37,000 راشن پلان کیے ہیں, اور 37,000 راشن میرے پاس موجود ہیں. اس کے ساتھ میرے ایم پی ہے رمضان گھاچی 13,000. تو NA-247 میں 50,000 راشن ہم نے پلان کیا ہے, جس میں سے 20,000 راشن ہم بانٹ چکے ہیں. اور یہ آپ لوگ سب گواہ, آپ بھی تشریف لائے تھے, آپ بھی تشریف لائے تھے, کئی ہمارے ساتھ جرنلسٹ ساتھی تشریف لائے, ان کو میں نے دکھایا. ہوتا سسٹم یہ ہے کہ ہم وارڈ لیول سے اپنی لسٹیں منگاتے ہیں, اور وارڈ اور یو سی کے ہم نے ٹائیگر فورس بنائی ہوئی ہے, اور وہ فورس ہمیں ڈیلی بیسس پہ لسٹیں بھیجتی ہے. وہ لسٹ ہم
उस लिस्ट में उसका नाम, टेलीफोन नंबर, CNIC कैटेगरी, नंबर ऑफ फैमिली, ज़कात का मुस्तहिक है क्या है, मजदूर है, बेवा है क्या है, ये हमारे ऑफिस में 20 लोग बैठे हुए हैं, राशन जो डिस्ट्रीब्यूशन सेल है, एक एक नंबर हम चेक करते हैं और जब वो नंबर वेरीफाई हो जाता है तो वो लिस्ट हमारी चली जाती है डेटाबेस में और वेयर हाउस से उनके घरों पे राशन जाता है। और उसके बाद दूसरा एक काम और होता है कि हम जब राशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो एक और टीम है जो बाद में फोन करती है कि आपको राशन मिला या नहीं मिला। आप लोग आइए और वो डेटाबेस देख लें। 20,000 लोगों का डेटाबेस मेरे पास है और जब तक रमजान खत्म होगा तो इंशाल्लाह 35 से 40,000 लोगों का डेटाबेस होगा। एक चीज जो मैं आपसे अनाउंस करना चाहता हूं और जो मैं कर रहा हूं, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है आप लोगों से भी उसमें कामयाबी अता करे। हम अडॉप्ट अ फैमिली का एक कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं क्योंकि डेटाबेस मेरे पास है 35-40 हजार। जब लोग मेरे पास हो जाएंगे तो वो एक हम पोर्टल बनाएंगे, जो पोर्टल होगा अडॉप्ट अ फैमिली का पोर्टल होगा। उसमें हमारे जो डिजर्विंग लोग हैं उनकी डेटा होगा और अगर आप किसी फैमिली को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप उस पोर्टल पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, वहाँ विंडोज खुल जाएंगी। उस विंडोज में आप राशन देना चाहते हैं, उसको स्कूल की मद में देना चाहते हैं, उसको हेल्थ की मद में देना चाहते हैं या कैश देना चाहते हैं, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। उसमें हमने मुख्तलिफ कैरियर से जो TCS है, बाइक है, उनसे बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, डायरेक्ट जो अडॉप्ट करेगा फैमिली को वो और जो लोग डिजर्विंग है उनके दरमियान इंटरेक्शन हो जाएगा और उनको वो सपोर्ट करेंगे। ये सिलसिला कोविड का जो सिलसिला है, ये पेंडेमिक, ये अभी पता नहीं कब तक चलेगा, कब खत्म होगा। हमारी आपकी सबकी एनर्जी राशन के हवाले से 1 आध महीना 1.5 महीना और चल सकती है। तो हम एक ऐसा प्रोग्राम ला रहे हैं कि कोई भी आदमी अगर 1 लाख रुपए भी कमाता है तो 3,000 वो अफोर्ड कर सकता है किसी को देने के लिए। तो ये इंशाल्लाह अगले 10-12 दिन में मैं इसको पोर्टल को लॉन्च करूंगा, आप सबको बुलाऊंगा, आप देखिएगा। तो एक अडॉप्ट अ फैमिली, तो एटलीस्ट ये कि हमारी NA 247 से हम ये शुरू करेंगे और फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो इसको पूरे कराची में लेके जाएंगे। मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट ने तो रिलीफ दे दिया है ना। फेडरल गवर्नमेंट ने जो इस सारे ऐलानात के बिजली के पूरे पाकिस्तान के लिए किए भाई, 3-3 महीने का जो बिजली का बिल हम वो जो ऐलान हुआ है कल, वो भी सबके लिए है। और भी जितना रिलीफ दिया गया वो भाई फेडरल गवर्नमेंट ने ही दिया है। 144 अरब भी फेडरल गवर्नमेंट ने दिया आपको। बिजनेस कम्युनिटी को अगर को फायदा मिला है वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है, इसमें सिंध के लोग बेनिफिशियरी है उसमें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लेबर वेजेस के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी दी है कि अगर आप अपनी लेबर को नहीं निकालें तो 3% के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट बैंक के साथ जो है ना फाइनेंसिंग कर रही है और ये फाइनेंसिंग 2 साल के बाद जो है ना आपको पे बैक करनी होगी, सिर्फ 3% के ऊपर। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है उन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, ताजिरों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बैंक से पैसे लें, अपने लोगों को पैसे दें और 2 साल के बाद उनको पे बैक करना होगा। देखिए, मैं समझता हूँ हम तो यही चाह रहे थे। देखिए, स्वीडन एक मुल्क है, आपको पता है कि उसने लॉकडाउन नहीं किया। पता नहीं आपको मालूम है कि बहुत सारों को मालूम है, उसने कुछ भी नहीं किया और वो दोबारा खुल चुका है। उसकी रूटीन लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। दुबई खुल चुका है, उसकी रूटीन लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। अमेरिका ने, यूरोप ने, कई ममालिक ने अपनी चीजें ठीक कर दी हैं, जबकि अमेरिका में 55,000 लोग, हम 26 को और 27 को एक दिन आगे पीछे स्टार्ट हुए थे, वहाँ 56,000 लोग जो है वो बेचारे मर चुके हैं और लाखों लोग उसमें मुतासिर हुए हैं। अमेरिका खुल चुका। यहाँ तो साजिश है, ये जो हर रोज सिंध हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। इतना खुदा ना खास्ता 35% कम है जो कि एक लोगों ने, मतलब एक जो ग्राफ बन रहे थे, अंदाजे थे, वो अल्लाह ताला का करम है, कोई किसी का कारनामा नहीं है। अल्लाह ताला बुजुर्गों बरतर काम पे एहसान है कि 27 रमजान को पाकिस्तान कायम हुआ, इसलिए हम कम है।
اس کو ہم خیال کریں، اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں، جہاں پرابلم ہو وہاں کریں، لیکن جس انداز سے سازش جی آپ کا گورنر جو ہے وہ کورونا مبتلا ہے، آپ کا ایک لیگ اسمبلی کا اس کے 8 گھنٹے سے جو ممبر ہے وہ بھی کورونا میں، کل 400 کیسز رپورٹ ہوئے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کورونا جو ہے وہ ایسی حکومت کو چھوڑ رہی ہے، پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے؟ دیکھیے، جتنا بڑا وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک دن کہا کہ جی پوری دنیا سے زیادہ ہمارا ریشو آ گیا، جھوٹ تھا. ایک دفعہ انہوں نے خوف پھیلانے کے لیے کہا کہ 400 اموات ہیں، لگتا ہے کہ مرنے والوں کے پھیپھڑے جو ہیں وہ کورونا سے ملتے ہیں، یہ بھی جھوٹ تھا. کس نے کہہ دیا کورونا نہیں ہے؟ کورونا سے لڑنا ہے، ڈرنا ڈرانا نہیں ہے. جتنی میں پوری جواب چاہتا ہوں، ایک منٹ، کہ جتنا اس کا اثر ہے اتنا بتائیے، لیکن یہ نہ ہو کہ کورونا سے بچاتے بچاتے ہم بھوک سے مار دیں، ہم کورونا سے بچاتے بچاتے افلاس سے مار دیں. بڑی اچھی بات ہے خبر بھائی کہ ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمارے جس کے گھر میں روٹی ہے وہ بیٹھ سکتا ہے گھر میں ذرا. اچھا، ڈیسیژن میکنگ میں جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ فیصلے کر رہے ہیں، ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ کچی آبادی میں نہیں رہتے، وہ 8 فٹ کے کمرے میں نہیں رہتے. بڑے لوگ جن کے گھر پیٹ میں کھانا ہے، گھر میں اے سی ہے، مزے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو اتنا صورتحال خراب نہیں جتنا خوف پھیلا کر خدا نہ خواستہ معاشی طور پہ غریب کو اور ملک کو تباہ کیا جا سکتا ہے. علیم صاحب، اس وقت پوری قوم کرونا وائرس سے مقابلہ کر رہے ہیں، اس دوران یہ 18ویں ترمیم کا جو بے وقتی کا راگنی ہے وہ کیوں چھیڑی گئی ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ 18ویں ترمیم ایک بہت اچھا ڈاکومنٹ ہے. 18ویں ترمیم ہم سمجھتے ہیں کہ مضبوط صوبے، مضبوط وفاق کی ضمانت ہے، لیکن وفاق کو کمزور کر کے صوبے بھی نہیں چل سکتے. اب جب پہلی دفعہ دیکھا 18ویں ترمیم میں پہلے مال جو ہوتا تھا، یہ پیسے دے دو، مال کھپے مال کھپے، ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، مال پیٹ بھرو، چلو وفاق ان کو دیتا رہا. اب جب پہلی دفعہ یکجہتی کی بات آئی، اس کورونا جتنی بڑی مصیبت پہ جب طے ہوا کہ فیصلے کیے جائیں، اس وقت ایک صوبہ اپنی دم لے کے الگ کھڑا ہو گیا، اپنے فیصلے لے کے الگ آ گیا. لوگوں کو اچھا، اگر سندھ نے تمام سخت فیصلے کیے، جی چاند اس کے بعد سب فیصلے کرنے کے باوجود کیا سندھ میں تعداد کم ہوگی؟ نہیں، ریشوں کے ساتھ سب سے زیادہ سندھ میں ہے. میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم اچھا ڈاکومنٹ تھا، لیکن اس کی ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی. یہ پھر ایک نادر شاہی ڈاکومنٹ تھا کہ جس کو باہر بیٹھ کے کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا، اور پارلیمنٹ میں سب نے پیچھے سے کہہ دیا، زرداری صاحب نے، نواز شریف نے ہاتھ کھڑے کرو، کر دیے. 18ویں ترمیم اچھا ڈاکومنٹ ہے، اس کو اصل روح کے مطابق اس پہ عمل ہونا چاہیے. نہ ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، نہ 2/3 ہے، نہ ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے اور بہتری ہوگی. سر چاند بھائی، میں گندم کی بات کر دوں. گندم کی صورتحال یہ ہے کہ اس دفعہ 40% کم گندم خریدی گئی ہے سندھ میں. ایک مرتبہ اور گندم کا بحران مجھے آتا ہوا نظر آ رہا ہے. 40% کم خرید کے پرائیویٹ لوگوں نے زیادہ خرید لی ہے، سرکاری گندم نہیں خریدی گئی ہے. اس کے بعد یہی اپنے پروردہ پرائیویٹ لوگوں سے اس کو خرید کے واپس لے آئیں گے. وہی تمام لوگ جو پچھلے سال کرپشن میں انوالو تھے، ان کو دوبارہ پوسٹوں پہ لگا دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں اینٹی کرپشن کے اندر کسی قسم کی جو ہے تحقیقات نہیں ہو سکتی. وہ ایسا ہی ہے کہ مٹی پاؤ، پردہ ڈالو، اینٹی کرپشن سے کوئی رزلٹ نہیں آ سکتا. باقی جی الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ ہم اس میں جس وقت ہمارا یہ پورٹل لانچ ہو جائے گا اور پھر ہم پرائم منسٹر کا احساس راشن جو پروگرام ہے اس کے ساتھ مرج کریں گے. اگر ہو سکا تو ہم کر دیں گے، ورنہ میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں مینیج کروں گا. آپ کا جو سوال تھا 18 ترمیم کے حوالے سے، 18 ترمیم جب آئی تھی تو اس کا مقصد تھا کہ صوبے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے ریسورسز ڈیولپ کریں، اور انڈیپینڈنٹ جو ہے پالیسیز ہونی چاہیے صوبوں کی، ہیلتھ، ایجوکیشن، پانی اور تمام سروسز کے حوالے سے. اب جب ہم نے یہ پینڈیمک آیا ہے تو یہ دیکھا کہ صوبہ سندھ کے پاس وہ ریسورسز تھی، وہ سندھ نے اس کو اپنے آپ کو اس طرح اپ گریڈ نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ میں ترمیم ہونی چاہیے. 18 امینڈمنٹ ختم نہیں کرنے جا رہے ہیں، اور ترمیم کی گنجائش تو ہر وقت موجود رہتی ہے اور وہ ہمیں کرنی چاہیے.
मैं आपके सवाल को मैं आपको बता दूं, बराए करम एक अर्ज करूं, ये इख्तरा है, या गाल गोलिया तवा के था। गवर्नर साहब ने बिल्कुल नहीं कहा कि उनको कोरोना वायरस कहां से लगा। गवर्नर साहब के किसी जुमले में नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं इन सेंटर्स पर गया और उन्होंने एक बात जरूर की थी कि यहाँ सिंध हुकूमत को पूरे सूबे में अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलानी चाहिए, इश्तहारात देने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। गवर्नर साहब ने कहीं नहीं कहा कि उनको सिंध के मुख्तलिफ इजला के दौरे के दौरान कहीं वायरस लगा है। कहीं एक जुमला दिखा दीजिए। ये एक बड़ी घटिया कैंपेन स्टार्ट की है, पीपल्स पार्टी ने मैनेज कैंपेन स्टार्ट की है। इसके ऊपर मैं कहता हूं कि उनको शर्म आनी चाहिए पीपल्स पार्टी में। गवर्नर साहब ने नहीं कहा और पता ही नहीं चल सकता कहां से लगा है। यहाँ से इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा गवर्नर साहब फिर ठीक होंगे, फिर जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा, हमारी सब टीम जाएगी। हम घरों में नहीं छुप सकते, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के बीच में रहना। जी सलमान भाई, सलमान देखिए, हम क्या होना था, क्या होगा, कैसे होगा, उस पर यकीन नहीं कर सकते। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सिंध हुकूमत का लॉकडाउन से, कोरोना से, इसकी शिद्दत से कोई मुझे नहीं लगता कि उनकी पॉलिसीज उसको देख के बनती हैं। सिंध हुकूमत के घिनौने एजेंडे पे काम कर रही है, जिसको हम तलाश कर रहे हैं कि ये खौफ फैलाकर ये क्या हासिल करना चाह रहे हैं। तो हम उस घिनौने एजेंडे, सिंध हुकूमत और वज़ीर आला सिंध का जो कोरोना के साथ एक घिनौना एजेंडा है, हम उसको तलाश जरूर कर रहे हैं कि इनकी पॉलिसी आवाम को बचाने के लिए कुछ नहीं, आवाम के लिए कुछ नहीं, लेकिन मतलब हजारों अरब के बजट होने के बावजूद अस्पतालों में कुछ नहीं, फैसिलिटी कोई नहीं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी तो कोई तो है जिसका पर्दादारी है। आखिरी सवाल भाई, आखिरी सवाल।